मेरी गर्लफ्रेंड का बचपन का दोस्त राहुल एक छोटे भालू से दोस्ती करना चाहता था। मैंने उसी वक्त उसे रोक दिया और भालुओं के इंसानों पर हमले के खतरनाक वीडियो दिखा दिए, जिससे सब लोग डर गए। तब जाकर उसने उस छोटे भालू को छोड़ दिया, लेकिन बचने के बाद सब लोग उसी बात को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि उसे कुछ नहीं पता, फिर भी समझदार बनने की कोशिश करता है। अपनी बात सही साबित करने के लिए वो फिर से उस भालू के पास गया और उसे गले लगाने की कोशिश की, पर इस बार भालू ने उसे जिंदा ही नोच नोच कर मार डाला। मेरी गर्लफ्रेंड ये सब देखकर टूट गई। उसने गुस्से में मुझे गाड़ी से धक्का दे दिया और चिल्लाई, सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू बीच में नहीं बोलता तो राहुल मरता नहीं। आखिर में वो भालू मुझे भी पकड़ लेता है और मुझे भी जिंदा चबा जाता है। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, मैं फिर उसी दिन वापस आ जाता हूँ जब राहुल उस छोटे भालू से दोस्ती करने वाला था। तुम्हें क्या हो गया है? इतना प्यारा सा भालू है और तुम कह रहे हो कि ये खतरनाक है। तुम न सिर्फ अनपढ़ हो बल्कि दिल से भी खराब हो। जिसमें थोड़ी भी इंसानियत होगी वो ऐसे प्यारे जानवर को खूंखार नहीं कहेगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो ज्ञान मत झाड़ो। क्या राहुल गलत हो सकता है? और ये जो तुम कह रहे हो कि छोटा भालू होगा तो उसकी माँ भी आसपास होगी, ये सब बकवास है। हम उसके बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, वो हमें नुकसान क्यों पहुँचाएगी? टीवी में तो हमेशा दिखाते हैं कि भालू इंसानों के दोस्त होते हैं और जंगल की रक्षा करते हैं। तुम्हें समझ भी है या नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मुझे गुस्से से घूर रही थी, जैसे उसकी बात से असहमत होना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। बाकी लोग भी, क्योंकि वो बॉस की बेटी थी, उसी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सब मुझे दुश्मनी भरी नजरों से देखने लगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, भालू इंसानों के दोस्त होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये छोटा भालू खुद हमारे कैंप में आया है, मतलब हमारी किस्मत में है, इसे यहीं पाल लेते हैं। क्या पता इसकी माँ को पता चला तो वो हमें धन्यवाद देने खुद आ जाए। मेरी ये बात सुनकर पूजा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वो बोली, अच्छा है, अब अपनी अज्ञानता समझ में आ गई, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देती। मैंने इन बेवकूफों से बहस करना ही छोड़ दिया और मन ही मन सोचने लगा कैसे इनसे पीछा छुड़ाकर अकेले अपनी जान बचाऊं। हम इस बार लद्दाख के पहाड़ी इलाके में घूमने आए थे। 2 गाड़ियां थी और हम कुल 6 लोग थे। रास्ते में अचानक रेत का तूफान आ गया और हमारी गाड़ियां रेत में फंस गई। मेरी गाड़ी थोड़ी कम फंसी थी, अगर थोड़ा सा रेत हटा दूं तो आसानी से निकल सकती थी। इसी बीच इंतजार करते करते वो छोटा भालू हमारे कैंप में आ गया। पिछली जिंदगी में मैंने उन्हें समझाया था कि अगर छोटा भालू है तो उसकी माँ भी आसपास जरूर होगी, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मैंने उनसे मदद मांगी कि गाड़ी निकालते हैं, पर सब ने मना कर दिया। कहने लगे, राहत टीम आने ही वाली है, क्यों बेकार मेहनत करें। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे सारे इमरजेंसी खाने का सामान भी खा लिया। इस बार मैंने तय कर लिया, मैं इन लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। उन्हें भालू से दोस्ती करने दो, बस मौका देकर मैं चुपचाप रास्ता साफ करूंगा, गाड़ी निकालूंगा और अकेले ही नजदीकी राहत केंद्र पहुंच जाऊंगा। सुरक्षा के लिए मैंने अपने पापा का दिया हुआ खास लोकेशन डिवाइस चालू किया और उन्हें मदद का मैसेज भेज दिया। जैसे ही मैं रेत साफ करने के लिए औजार उठाने लगा, तभी राहुल उस छोटे भालू को गोद में उठाकर आ गया। भालू को भूख लगी है, जल्दी से डिक्की खोलो और कुछ खाने को दो। ये सुनते ही मैं सतर्क हो गया। मेरे पास सिर्फ 3 बोतल पानी और 4 पैकेट बिस्कुट थे, जो मुश्किल से मुझे बचा सकते थे। अगर ये सब भालू को खिला दिया तो मेरी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, मेरे पास खुद के लिए ही खाना कम है, भालू को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। राहुल ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। मैंने खुद देखा है, तुम्हारे पास एक बड़ा बैग बिस्कुट का है। क्या तुम इतने बेरहम हो कि इस प्यारे से जानवर को भूखा मरने दोगे? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो अपना खाना क्यों नहीं देते? मेरे पास क्यों आ रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी गाड़ी में 5 लोगों का खाना पानी है, जो मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा है। इतने में पूजा वहाँ आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, गाड़ी की चाबी दो। मुझे समझ आ गया कि वो फिर से राहुल का साथ देने आई है। मैं अंदर से गुस्से में था, पर फिर भी खुद को रोक लिया, क्योंकि वो कंपनी के मालिक की बेटी थी और इस पूरे ट्रिप की स्पॉन्सर भी। अगर झगड़ा हुआ तो सब उसी का साथ देंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, पूजा मैं देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, बस सच में खाना बहुत कम बचा है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही राहुल ने बीच में टोक दिया। देखा कितना स्वार्थी इंसान है ये। बाकी लोग भी उसके साथ हो गए। इतनी सी बात से ही पता चलता है कि ये कितना घटिया इंसान है। कुछ बिस्कुट के लिए इतना हिसाब कर रहा है। कल को अगर कोई बड़ा फायदा सामने आया तो ये हमें भी धोखा दे देगा। इतना खुश हो रहा है ये छोटा भालू, और इससे कुछ बिस्कुट देने को कहो तो ये मान ही नहीं रहा। और ये बिस्कुट इसके बाप के हैं क्या? ये तो खुद एक निकम्मा आदमी है। इसके पास जो भी पैसा है सब हमारे वर्मा सर का दिया हुआ है। अगर वर्मा सर इससे सैलरी न देते तो ये गाड़ी खरीद पाता, बिस्कुट खरीद पाता। अब जब वर्मा सर की बेटी इससे चाबी मांग रही है तो ये बहाने बना रहा है। पूजा गुस्से में बोली, अगर मैं अपने पापा से छुकर पैसे न दिलवाती तो तुम्हारा घर तो कब का बर्बाद हो चुका होता, और तुम जैसे बेकार इंसान को यहाँ घुमाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मैंने तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ही तुम्हारी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी तक कर ली, और ये लोग मुझे ही निकम्मा समझते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, ठीक है, बाहर निकलने दो मुझे, फिर दिखाऊंगा मेरे बिना इन लोगों की क्या हालत होती है। जब पूजा ने देखा कि मैं चाबी देने के मूड में नहीं हूँ तो उसने बाकी लोगों को इशारा किया, अगर ये सीधा तरीके से नहीं मान रहा तो तुम लोग खुद ही ले लो। ये सुनते ही उसके साथ के तीनों लड़के और भी ज्यादा बेखौफ हो गए। वो सीधे मेरी तरफ बढ़े और मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे।
लगे। मैं तुरंत पीछे हट गया और सख्ती से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जबरदस्ती है, गैर कानूनी है। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा? राहुल हंसे हुए बोला, केस करेगा? उसने चारों तरफ फैले वीरान रेगिस्तान की तरफ इशारा किया और ठंडी हंसी हंसा। जरा देख तो सही, हम कहाँ हैं? इस सुनसान जगह में तुझे लूट लें या मार ही डालें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके साथ के तीनों लड़कों ने तुरंत मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं पूरी तरह काबू में था। राहुल मेरे पास आया और मेरे जेब से गाड़ी की चाबी निकाल ली। मुंह से गालियां देता हुआ बोला, सीधे से नहीं मानता, अब जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। वो डिक्की खोलता है, एक पानी की बोतल निकालता है और उसे खोलकर सीधे छोटे भालू के मुंह में डालने लगता है। छोटा भालू लालच से पानी पीने लगता है, लेकिन ज्यादातर पानी जमीन पर ही गिर जाता है। ये देखकर मेरा दिल जल उठा। मेरे बचने का एकमात्र सहारा इस तरह बर्बाद हो रहा था। मैंने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, पर मेरे हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। एक बोतल खत्म करने के बाद राहुल दूसरी बोतल निकालता है और फिर से भालू को पिलाने लगता है। अब मेरे अंदर का गुस्सा फटने वाला था। मन कर रहा था उसे यहीं खत्म कर दूं, लेकिन जिंदा रहने की चाह ने मुझे झुका दिया। मैंने विनती की, राहुल वो मेरा आने वाले दिनों का सहारा है, प्लीज उसे मत बर्बाद करो। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? राहुल रुक गया और घूरते हुए बोला, कोई दुश्मनी नहीं? अगर तू बीच में न आता तो आज पूजा मेरी पत्नी होती। मैंने ही तुझे छोड़ दिया, वरना तुझसे हिसाब बराबर कर देता। अब 2 बोतल पानी लेने पर तू इतना रो रहा है? कितनी घटिया सोच है तेरी। असल में सच्चाई ये थी, जब पूजा का परिवार कर्ज में डूब गया था तो यही राहुल उसे छोड़कर विदेश भाग गया था। अब जब उसका परिवार फिर से अमीर हो गया तो वो वापस आकर फिर से फायदा उठाना चाहता था। लेकिन पूजा ने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे 2 लड़कों के बीच झगड़ा देकर उसे अपनी अहमियत महसूस हो रही हो। इसी बीच राहुल ने एक और बिस्कुट का पैकेट खोला और छोटे भालू को खिलाने लगा। अब मेरा सब्र टूट चुका था, मेरे सारे बचने के साधन खत्म हो रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे उसे जोर से लात मारी। मेरे सामान को हाथ मत लगाना, वरना जान से मार दूंगा। राहुल गुस्से में पागल हो गया। उसने मुट्ठी बांधी और मेरे चेहरे पर मारने ही वाला था। तभी दूर से एक भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। राहुल का हाथ वहीं रुक गया। सभी लोग एक साथ उस आवाज की तरफ देखने लगे। कुछ ही दूरी पर एक काले सफेद रंग का विशालकाय भालू पहाड़ी से उतरता हुआ हमारी तरफ तेजी से आ रहा था। राहुल अचानक खुशी से चिल्लाया, देखो वो रहा भालू, हमारा नेशनल एनिमल। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों भी खुश हो गए और मुझे छोड़कर उस भालू की तरफ बढ़ने लगे। मैं पहले से ही जानता था कि ये कितना खतरनाक है। मैं तुरंत भागकर गाड़ी के अंदर छिप गया। राहुल चिल्लाया, आओ पास चलकर फोटो लेते हैं नेशनल एनिमल के साथ। तीनों सच में उसकी बात मानकर भालू के पास जाने लगे। उनमें से एक ने पीछे मुड़कर कहा, जरा साफ फोटो लेना। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भालू ने उस पर झपटा मार दिया। एक ही झटके में उसके चेहरे को अपने जबड़ों से नोच डाला। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। चेहरा एक डरावने मांस के ढेर में बदल गया। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अब उन्हें समझ आया कि भालू कितना खतरनाक होता है। सब घबराकर भागे और गाड़ियों में छिप गए। हम सब सांस रोकर खिड़की से बाहर देखने लगे। वो भालू झुका हुआ था और उस आदमी के पेट को नोच नोच कर खा रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर से छोटे भालू की आवाज गूंजने लगी। तभी मुझे समझ आया ये राहुल पागल हो चुका है। उसने उस छोटे भालू को उठाकर गाड़ी के अंदर ले आया है। ये तो सीधा सीधा मौत को बुलाना था। बाहर खड़ी माँ भालू भी अपने बच्चे की आवाज सुन चुकी थी। उसने तुरंत अपना शिकार छोड़ दिया और हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मुझे समझ आ गया कि अब हालात बहुत खराब होने वाले हैं। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, राहुल जल्दी उस भालू के बच्चे को बाहर छोड़ दो, वरना उसकी माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल गुस्से में चिल्लाया, चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे अंदाजा भी है ये छोटा भालू कितने का बिकेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है, अब ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? तभी मुझे समझ आया इस कमीने का इरादा शुरू से ही गलत था। ऊपर से बड़ी बड़ी इंसानियत की बातें कर रहा था और अंदर से सिर्फ पैसे का लालची था। छोटा भालू गाड़ी में था और उसकी माँ पागलों की तरह गाड़ी पर हमला करने लगी। उसने अपने भारी भरकम पंजे से गाड़ी पर जोरदार वार किया। धड़ाम, गाड़ी का साइड हिस्सा अंदर तक दब गया। पहला हमला नाकाम होने के बाद माँ भालू गुस्से में दहाड़ने लगी। उसकी आंखें खून से भरी थीं और वो गाड़ी के अंदर हमें घूर रही थी। अंदर बैठा छोटा भालू भी अपनी माँ को देखकर चिल्लाने लगा। ये देखकर माँ भालू और ज्यादा बेकाबू हो गई। उसने फिर से अपने विशाल पंजे से गाड़ी की छत पर हमला किया। धम, छत में एक बड़ा गड्ढा बन गया। अबूजा और बाकी लोग भी डर के मारे चिल्लाने लगे, राहुल जल्दी भालू के बच्चे को छोड़ दो, वरना हम सब मर जाएंगे। राहुल ने कुछ सेकंड सोचा और आखिरकार दरवाजा खोलकर छोटे भालू को बाहर छोड़ दिया। छोटा भालू बाहर निकलते ही दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। माँ भालू की आंखों में अब गुस्से की जगह ममता आ गई थी। हमें लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी माँ भालू ने फिर से गाड़ी की छत पर जोरदार वार किया। छत में दरार पड़ गई। मैं समझ गया ये भालू इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाली नहीं है। अगर एक और वार हुआ तो गाड़ी पूरी तरह टूट जाएगी। मैंने सोचा किसी को बाहर जाकर भालू का ध्यान भटकाना पड़ेगा, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। तभी राहुल ने मुझे घूरा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने जेब से चाकू निकालकर मेरी गर्दन पर रख दिया। जल्दी बाहर निकल और भालू को दूर ले जा, वरना अभी यहीं तेरा गला काट दूंगा। पूजा भी बोली, हमें तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, अब मौका आ गया है, जाओ साबित करो। इतना कहते हुए राहुल ने मेरे गले पर हल्का सा कट लगा दिया। खून बहने लगा। जल्दी निकल, वरना अगली बार सीधा गला काट दूंगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूरी में गाड़ी से उतर गया। मैं दूसरी गाड़ी की तरफ भागा ताकि उसमें जाकर छिप सकूं।
सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लॉक। पीछे से राहुल चिल्लाया, गाड़ी मैंने लॉक कर दी है, भाग और भालू को दूर ले जा। मैंने मन ही मन उसे 1000 गालियां दी। चारों तरफ देखा, कहीं छिपने की जगह नहीं थी। अब अगर भागता तो सीधा मौत के मुंह में जाता, इसलिए मैंने दोनों गाड़ियों के बीच ही माँ भालू को चकमा देना शुरू किया। कुछ देर तक मैं उसकी पकड़ से बचता रहा और उसके कई हमलों से बच गया, लेकिन बार बार चकमा मिलने से माँ भालू और ज्यादा गुस्से में आ गई। अचानक उसने गाड़ी को ही उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। मैं बच नहीं पाया, गाड़ी मेरे पैर पर गिर गई। मैं वहीं फंस गया, हिल भी नहीं पा रहा था। माँ भालू अब मुझे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी और उधर राहुल गाड़ी के अंदर बैठकर खुशी मना रहा था। मैंने सोचा अब मेरी मौत पकी है। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। तेज हवा से पूरा इलाका हिलने लगा। माँ भालू डर गई और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई। मैंने ऊपर देखा, ये मेरे पापा के आदमी थे। हेलीकॉप्टर से शर्मा अंकल, मेरे पापा के बॉडीगार्ड, उतरे। उन्होंने पूछा, अमित बेटा ठीक हो? मैंने कहा हाँ, बस पैर में थोड़ी चोट है। उन्होंने देखा कि मेरा पैर गाड़ी के नीचे दबा है, तुरंत अपने लोगों को बुलाया, जल्दी गाड़ी उठाओ, साहब को बाहर निकालो। सबने मिलकर गाड़ी उठाई और मुझे बाहर निकाला। मेरा पैर बुरी तरह जख्मी था। शर्मा अंकल शर्मिंदा होकर बोले, अमित बेटा माफ करना, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसा मत कहिए अंकल, अगर आप नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? शर्मा अंकल मेरे जख्म पर पट्टी बांधते हुए बोले, मैं यहाँ लद्दाख साइड में अपने पुराने फौजी दोस्त से मिलने आया था, तभी तुम्हारे पापा का फोन आया। फोन मिलते ही मैं तुरंत निकल पड़ा। अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त से हेलीकॉप्टर और सिक्योरिटी टीम का इंतजाम कर लिया, वरना मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाता। बात करते करते लोग मुझे सहारा देकर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, हमें भी साथ ले चलो। हम जैसे ही हेलीकॉप्टर की सीढ़ी तक पहुँचे, राहुल और पूजा बाकी लोगों के साथ गाड़ी से बाहर आ गए। शर्मा अंकल ने उन्हें देखा और मुझसे पूछा, अमित ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं क्या? मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और ठंडे स्वर में कहा, दोस्त? ये मेरे दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने अभी अभी मुझे चाकू दिखाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया था ताकि मैं भालू के सामने चारा बन जाऊं। ये सुनते ही शर्मा अंकल का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़े। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अंकल रहने दीजिए, अभी इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं। मेरे हिसाब से वो भालू वापस जरूर आएगा और इस बार अकेला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर शर्मा अंकल शांत हो गए। उन्होंने अपने लोगों को इशारा किया और मुझे हेलीकॉप्टर में चढ़ाने लगे। ये देखकर राहुल घबरा गया। अरे तुम लोग हमें छोड़कर जा रहे हो? तुमने खुद देखा है यहाँ भालू इंसानों को मार रहे हैं। हमारा एक साथी अभी मारा गया है, क्या तुम हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? फिर उसने मेरी तरफ देखा, अमित तुम इन्हें जानते हो, बात करो, उन्हें कहो हमें भी साथ ले चले। मैं हंसा और ठंडे स्वर में बोला, तुम लोग तो कह रहे थे ना कि भालू इंसानों के दोस्त होते हैं, तो फिर अपने दोस्तों के साथ रहो, डर किस बात का? और वैसे भी हेलीकॉप्टर में जगह नहीं है, तुम लोग यहीं रहकर मदद का इंतजार करो। राहुल गुस्से से चिल्लाया, तू हमें मरने के लिए छोड़ रहा है? तू इंसान है भी या नहीं? पूजा भी चिल्लाई, अमित भूल मत, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉस ही नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हूँ। क्या तुम सच में मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे? मैंने उसी तरफ घूर कर कहा, तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को बुलाया है। तुम्हारी वजह से एक इंसान मर गया और तुमने चाकू दिखाकर मुझे भालू के सामने धकेल दिया। मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? सपना देख रहे हो? फिर मैं पूजा की तरफ मुड़ा। अब याद आ रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जब राहुल मुझे मारने वाला था तब तुम कहाँ थी? आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर दोबारा खुद को मेरी गर्लफ्रेंड कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर पूजा पूरी तरह सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे ऐसे बात कर सकता हूँ। मैंने इशारा किया और सीधे हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। होश में आने के बाद पूजा चिल्लाई, अमित तूने हिम्मत कैसे की मुझसे ऐसे बात करने की? जब मैं वापस शहर पहुंचूंगी तुझे नौकरी से निकलवाऊंगी और बर्बाद कर दूंगी। मैंने पीछे मुड़े बिना कहा, अपनी चिंता छोड़, पहले ये सोच यहाँ से जिंदा कैसे निकलेगी। और अगर तू शहर पहुंच भी गई तो ये भी पता नहीं है कि तुम्हारी कंपनी तब तक बची रहेगी या नहीं। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद करवाया और हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा। ऊपर आसमान से मैंने नीचे झांका। मुझे दूर से 3 काले सफेद साए गाड़ियों की तरफ बढ़ते दिखे। ध्यान से देखा, वो 3 बड़े भालू थे। लगता था वो माँ भालू अपने साथ और भालू लेकर वापस आई है। लेकिन कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर उस इलाके से दूर निकल गया और मैं ये नहीं देख पाया कि उन लोगों का क्या हुआ। करीब 2 घंटे बाद हम शहर मुंबई पहुंच गए। जैसे ही मैं उतरा मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। खुशकिस्मती से मेरे पैर में सिर्फ हल्की चोट थी, हड्डी नहीं टूटी थी। कुछ दिन आराम करने से मैं पूरी तरह ठीक हो सकता था। घर लौटने के बाद टीवी पर एक खबर चल रही थी, लद्दाख में भालुओं का हमला। ध्यान से देखा तो स्ट्रेचर पर पड़ा घायल इंसान पूजा थी। खबर में बताया गया उस हमले में 3 लोग मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में से एक के दोनों पैर भालू ने काट दिए थे। हालांकि समय पर मदद मिलने से उसकी जान बच गई और राहुल वो सिर्फ हल्की चोट के साथ बच गया। ये देखकर मेरे मन में गुस्सा भर गया। जिसने ये सब किया वही बच गया और बाकी लोग मर गए या बुरी तरह घायल हो गए। मुझे कुछ अजीब लगा, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने तुरंत शर्मा अंकल को फोन किया, अंकल मेरी गाड़ी में जो 360 डिग्री कैमरा लगा है उसका पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए। मुझे सच जानना है, आखिर वहाँ हुआ क्या था। बस मुझे उसका सच मिल जाए। अगर वो भालू के मुंह से बच भी गया तो भी मैं उसे ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं कुछ करता उससे पहले ही राहुल और पूजा ने मुझ पर केस ठोक दिया। मुझ पर इल्जाम लगाया गया, हत्या की कोशिश। जब मैंने कोर्ट का
का नोटिस देखा तो हंसी ही आ गई। वाह, चोर ऊपर से चौकीदार को ही चोर बता रहा है। जो लोग मुझे चाकू दिखाकर भालू के सामने फेंक रहे थे, आज वही मुझ पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। मैं अपने बचाव की तैयारी ही कर रहा था कि एक दिन अचानक राहुल और पूजा मेरे घर आ धमके। पूजा व्हील चेयर पर बैठी थी और राहुल उसे पीछे से धक्का दे रहा था। घर में घुसते ही पूजा ने मेरे सामने एक कागज फेंका। अमित, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने बिना देखे ही ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखा। मेरे इस रवैये से वो और भड़क गई। अमित, मैं सिर्फ तुम्हें निकाल ही नहीं रही, मैं तुम पर हत्या का केस भी कर रही हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगी। मैं फिर भी चुप रहा। गुस्से में पूजा ने अपनी टूटी टांग की तरफ इशारा किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म या पछतावा नहीं है? तभी राहुल भी बोल पड़ा। क्या हुआ? अब बोलती बंद हो गई? तुम्हें पता था हम खतरे में हैं, फिर भी तुमने हमें हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने दिया। तुम्हारी वजह से लोग मरे और पूजा अपने दोनों पैर खो बैठी। तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। मैं हंस पड़ा और ठंडे स्वर में बोला, तुम लोग मुझे इंसानियत सिखा रहे हो? अगर तुमने उस छोटे भालू को पकड़कर नहीं रखा होता तो ये सब होता ही नहीं। अगर तुमने चाकू दिखाकर मुझे बाहर नहीं धकेला होता तो आज कोई नहीं मरता। जब मैं गाड़ी के नीचे दबा था और भालू मुझे मारने वाला था, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग तो गाड़ी में बैठकर मजे ले रहे थे और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाता? तुम जैसे गद्दार लोगों को बचाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाना मर्डर है तो मुझे भालू के सामने फेंकना क्या था? मेरी बात सुनकर दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। पूजा गुस्से में कांपते हुए बोली, अमित, तू बस इंतजार कर, मैं अपने पापा से सबसे बड़े वकील खड़ा करवाऊंगी। अगर कोर्ट से सजा नहीं भी मिली तो भी हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं हंसते हुए बोला, ठीक है, देखते हैं। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उनसे एक शब्द भी और नहीं कहना था। कमरे में जाकर मैं आराम करने ही वाला था कि शर्मा अंकल आ गए। उन्होंने मुझे एक मेमोरी कार्ड दिया। अमित, ये तुम्हारी गाड़ी के 360 डिग्री कैमरे का डेटा है। मैंने तुरंत उसे कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर जो दिखा वो देखकर मेरी आंखें खुल गईं। 3 बड़े बड़े भालू गाड़ियों पर हमला कर रहे थे। फिर वीडियो में दिखा सब लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। राहुल के 2 दोस्त आगे भाग रहे थे और राहुल व पूजा पीछे। जैसे ही भालू उनके करीब पहुंचे, अचानक राहुल ने जेब से चाकू निकाला और अपने ही दोनों दोस्तों को पीछे से छुरा घोंप दिया। वो दोनों चिल्लाए, राहुल, तू ये क्या कर रहा है? लेकिन राहुल ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया। मैं भालू से नहीं भाग सकता, लेकिन तुमसे तो तेज भाग सकता हूँ। अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगा। सॉरी भाई। ये देखकर मैं सन्न रह गया। भालुओं ने तुरंत उन दोनों को पकड़ लिया और वहीं मार डाला। फिर एक भालू राहुल और पूजा के पीछे भागा। जैसे ही वो उनके करीब आया, राहुल ने फिर वहीं चाल चली। इस बार उसने पूजा को ही भालू की तरफ धक्का दे दिया और खुद भाग गया। बेचारी पूजा उस हालत में भी उसी का साथ दे रही थी। अब मेरे पास सबूत था। राहुल की सच्चाई सामने आ चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद कोर्ट की तारीख आ गई। कोर्ट में घुसते ही पूजा और राहुल मेरे पास आए। पूजा बोली, अमित, मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगी। मैंने जेल में भी इंतजाम कर लिया है। तू अंदर गया तो जिंदा नहीं बचेगा। राहुल हंसते हुए बोला, अमित, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू भालू से बच गया, लेकिन आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं मुस्कुराया। आज कोई जरूर मरेगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। इतना कहते ही जज ने हथौड़ा बजाया। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। मैंने तुरंत अपना पेन ड्राइव निकाला और कोर्ट के कंप्यूटर में लगा दिया। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगा जिसमें राहुल अपने ही दोस्तों को चाकू मार रहा था। ये देखते ही राहुल के होश उड़ गए। वो तुरंत मुड़ा और कोर्ट से भागने की कोशिश करने लगा। कोर्ट के पुलिस वालों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और जमीन पर दबा दिया। गिरफ्तार होते वक्त उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, अमित, तूने मुझे धोखा दिया। मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। मैंने तो पहले ही कहा था आज हम दोनों में से कोई एक जरूर बर्बाद होगा और वो मैं नहीं हूँ। मैंने तुझे इशारा भी किया था, बस तू समझ नहीं पाया। अब जा और वहाँ जाकर चैन से भूत बनकर रहना। यहाँ दूसरों को नुकसान पहुँचाने के बारे में मत सोचना। मेरी बात पूरी होने से पहले ही पुलिस राहुल को घसीट कर ले गई। उधर पूजा केस हारने के बाद वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे कोर्ट से बाहर निकल गया। मुझे लगा था अब इस जिंदगी में मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद मेरी जिंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन आया। मैं अपनी शादी में था, मुंबई के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी के साथ। हम दोनों स्टेज पर खड़े थे और एक दूसरे को अंगूठी पहनाने ही वाले थे। तभी भीड़ के बीच से अचानक एक चीख सुनाई दी, अमित, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? मैंने मुड़कर देखा, वो पूजा थी। वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और भीड़ को धक्का देकर आगे आ गई थी। अमित, तुम सिर्फ मेरे हो। उसे देखकर मेरे अंदर सिर्फ घृणा थी। मैंने सिक्योरिटी को इशारा करने ही वाला था कि वो अचानक व्हील चेयर से उठकर मेरी तरफ लगी और मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, अमित, अब मुझे सब समझ आ गया है। हमारा परिवार फिर से खड़ा हुआ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही थे जो पीछे से हमारी मदद कर रहे थे और मैं ये सब कभी समझ ही नहीं पाई। अमित, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब मुझे एहसास हो गया है। प्लीज वापस आ जाओ, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैंने बिना एक पल सोचे उसे जोर से धक्का देकर अलग कर दिया। नहीं, अब मुझे तुम्हें देकर घिन आती है। मेरे पास से दूर हो जाओ। ये सुनकर पूजा वहीं टूट गई। वो रोते हुए बोली, अमित, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। पापा मेरी वजह से
मर गए, कंपनी भी खत्म हो गई। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। मैंने ठंडे दिल से जवाब दिया। तो फिर मर जाओ, और हाँ, मरना है तो कहीं दूर जाकर मरना, ताकि मुझे तुम्हारा चेहरा फिर कभी ना देखना पड़े। इतना कहकर मैंने सिक्योरिटी को इशारा किया और उसे वहाँ से हटवा दिया। शादी का समारोह फिर से शुरू हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन खबर आई, पूजा ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई, ना कोई दुख, ना कोई पछतावा, क्योंकि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लेते हैं और अंत में उसी का परिणाम भुगतते हैं। और उस रात मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में इतना व्यस्त था कि अतीत की परछाइयों के लिए मेरे पास एक पल का भी समय नहीं था।